हेलो एंड वेलकम अगेन टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि आज की वीडियो के रिलेटेड या ओवरऑल ज्योग्राफी के जितने भी वीडियोज़ या लेक्चर्स हैं उनके रिलेटेड जो हमने डायग्राम्स जो हैं, फिगर्स जो डिस्कस किए हैं या आगे डिस्कस करने वाले हैं, आप उनको अपनी जगह पे देखने, सुनने, समझने के बाद अपनी जगह उनको इमेजिन करा कीजिए कि ये सब कैसे होता होगा। क्योंकि ज्योग्राफी एक लिविंग साइंस है, जीता जागता साइंस है। हमारे सामने ही जो है बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, तो हम इस ज्योग्राफी के साथ ही जीते हैं। तो दैट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी बेटर। उसके बाद भी अगर कहीं पे कंफ्यूजन रहता है, खासकर फ्रेशर्स को, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए उन टॉपिक्स को, उन पॉइंट्स को। इस कोर्स के एंड पे उन टॉपिक्स पे, उन पॉइंट्स को हम फिर से एक बार जो है डिस्कस करेंगे, समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारे टॉपिक्स हैं वो ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स के बारे में और विंड्स एंड देयर टाइप्स जो है इनको डिस्कस करने वाले हैं। दोनों टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो आपस में इंटर रिलेटेड है। इन दोनों टॉपिक्स को आपस में रिलेशन है, इंटर रिलेटेड है। वो रिलेशन कैसे, इंटर रिलेटेड कैसे हैं, वो आप खुद ही वीडियो के एंड तक जो है जान पाओगे। तो बने रहे हमारे साथ और एज यूजुअल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स को समझने से पहले हम प्रेशर समझते हैं कि प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो सिंपली प्रेशर को जब हम डिफाइन करते हैं, इट इज सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया की प्रेशर जो है ये फोर्स पर यूनिट एरिया है कि किसी जगह पर किसी चीज़ की वजह से कितना फोर्स जनरेट होता है, तो उसको हम जो है प्रेशर कहते हैं। और यहाँ जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वी नो दैट एयर हैज़ वेट एंड दिस वेट ऑफ एयर कॉलम एट ए गिवन प्लेस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये हमारी बॉडी पे भी जो है पड़ता है, हमारी बॉडी पे भी इसका असर पड़ता है। और इस बॉडी में इसका एक काउंटर प्रेशर जो है जनरेट होता है, जो बॉडी में एयर की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होता है। और जो ही हम हाई अल्टीट्यूड्स की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल लद्दाख जाते हैं या शिमला वगैरह जाते हैं, या फ्लाइट में हमारे जो कान बंद होते हैं, तो वो इसी जो है चेंज इन टेम्परेचर एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। हमारी बॉडी की प्रेशर जो है ऊपर नीचे होता है, तो उसकी वजह से जो ये इंटरचेंज होता है, उसी की वजह से ये होता है। ठीक है, सो दिस वे आवर अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 7 प्रेशर बेल्ट्स। हमारी अर्थ को भी 7 प्रेशर बेल्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, डायग्राम को ध्यान से एनालाइज कीजिए। पहले आपको लगेगा कि इसमें ये एरो जैसे क्या है, कोई इधर चला कोई उधर चला, बट लेक्चर के एंड तक आपको ये सब खुद ही समझ आएगा कि ये कोई मिल गया का सीन जो है, कोई इधर चला कोई उधर चला, वो क्या है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो है मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये 7 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। उसमें से पहला इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जो नाम से ही पता चलता है कि ये इक्वेटर पे जो प्रेशर बेल्ट होता है। इसी तरह सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो 25 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ होता है। उसी तरह सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इसी तरह फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। आपको ये सिर्फ 4 ही जो है मेंशन किए होंगे दिखेंगे, लेकिन जब हम इनको गौर से एनालाइज करते हैं तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट ये जो है कॉमन होता है। फिर नॉर्थ में जो ये सब ट्रॉपिकल हाई होता है, सब पोलर लो होता है, पोलर नॉर्थ पोलर हाई होता है। इसी तरह यहाँ पे भी 1 2 3, तो कुल मिला के जब हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ पे 4 ही इसलिए मेंशन किए गए हैं क्योंकि इनके जो है सबच्यूट जो है नॉर्थ और साउथ में पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है वो कॉमन है। फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्थ में अपना है, साउथ में अपना है। इसी तरह सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट नॉर्थ में अपना है, साउथ में अपना है। और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो नॉर्थ में अपना है, साउथ में अपना है। सो दैट वे अर्थ इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू 4 प्रेशर बेल्ट्स, इन फैक्ट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 7 प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन प्रेशर बेल्ट्स को समझने से पहले मैं कुछ जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स
को डिस्कस करना चाहूँगा। ये अलग अलग पॉइंट ज़रूर हैं लेकिन बेसिक कंसेप्ट्स हैं। हर किसी कंसेप्ट की, बड़े कंसेप्ट की बुनियाद जो है वो बेसिक कंसेप्ट्स पे बिल्ड होती है, बेसिक कंसेप्ट पे टिकी हुई होती है। और इन प्रेशर बेल्ट्स को समझने के लिए ये सब इंटर रिलेटेड जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, ये सब इंटर रिलेटेड हैं। वही हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इंटर रिलेटेड हो और इनको हम पहले अलग अलग से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है वार्म एयर राइजेस एंड कोल्ड एयर सिंक्स। तो प्रेशर बेल्ट्स को समझने से जो है पहले आप ये याद रखोगे कि वार्म एयर जो है ये राइज करता है, गर्म हवा जो है वो राइज करती है, और ठंडी हवा जो है वो सिंक करती है। कोल्ड एयर जो है वो सिंक करती है। आप पानी को पतीले में रखते हो, गर्म होता है तो वेपर्स उसमें बनते हैं, तो गर्म पानी जो ऊपर की तरह उठता है। उसी तरह जब कोल्ड एयर जो होता है, फॉर एग्जांपल आप उस पर ढक्कन रखोगे, वो कोल्ड होता है, फिर वो नीचे नीचे गिरता है। तो यही मैकेनिज्म आपको याद रखना है, सिंपल सा, कि वार्म जब एयर होता है तो वो राइज करता है, और जब वो कोल्ड एयर होता है वो सिंक करता है। उसके बाद टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए है। अक्सर हम टेम्परेचर और प्रेशर के जो डायनेमिक्स होते हैं, इनका इंटरचेंज जो होता है, तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम होगा, फिर उस पे प्रेशर पे उसका क्या असर पड़ेगा। तो आप ये याद वंस एंड फॉर ऑल याद रखोगे कि टेम्परेचर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। साइंस में आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा ही होगा। ये बॉयल्स लॉ ही है जिसने हमें ये बताया कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है, या प्रेशर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर कम होता है। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की जब हम बात करते हैं तो अर्थ की रोटेशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से, हमने पहले ही बताया कि अर्थ जो है अपनी एक्सीस पे 24 आवर्स में एक रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट जो है कंप्लीट करती है। तो इस रोटेशन की वजह से जो है हर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी होता है अर्थ पे, चाहे वो विंड्स हो, एयरक्राफ्ट्स हो, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं, वो डिफ्लेक्ट होते हैं। ये कोरियोलिस फोर्स अपने आप में एक फोर्स नहीं है, बल्कि अर्थ की रोटेशन की वजह से जो है इन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, या फॉर एग्जांपल इस टाइम हम विंड्स की बात करें तो ये विंड्स जो हैं ये डिफ्लेक्ट होते हैं। और किसकी वजह से होते हैं? ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट होते हैं। अर्थ की रोटेशन की वजह से जो है ये विंड्स जो है या मूविंग ऑब्जेक्ट जो है ये डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फेरज लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। हमने कोरियोलिस फोर्स की वजह से, रोटेशन की वजह से ये पढ़ा, ये सुना कि ये डिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन फेरज लॉ कहता है कि यही डिफ्लेक्शन जो होती है वो किस डायरेक्शन में होगी। तो उसके लिए आप याद रखोगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो विंड्स है, अब हम विंड्स की बात करेंगे, एयरक्राफ्ट तो हम डिस्कस करने वाले नहीं है, तो हम ये जो मूविंग एयर जो होता है, जो विंड्स जो होते हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। हमारे राइट और लेफ्ट की तरफ नहीं, बल्कि अपनी डायरेक्शन से जो है उनका राइट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट की तरफ मुड़ते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं। और इनकी इसी डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट ये फेरज लॉ की वजह से होता है, या इसको फेरज लॉ कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और यही कंसेप्ट आपको साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स में भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो लास्ट में जो है हम विंड फॉर्मेशन की हम बात करेंगे कि विंड्स जो है बनते कैसे हैं। तो विंड्स जैसे आपने जो है हमने पहले ही डिस्कस किया है या सुना भी होगा, जो विंड्स है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, या एयर इन मोशन विद स्पीड एंड डायरेक्शन, उसको हम विंड कहते हैं। तो इस बारे में हमें ये याद रखना है कि विंड्स को हमेशा नाम दिया जाता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ऑरिजिन या डायरेक्शन, कि जिस डायरेक्शन से या जिस जगह से विंड्स जनरेट होती है, जिस डायरेक्शन से या जिस जगह से विंड्स ऑपरेट होती है, उन्हीं से उनका नाम बढ़ता है, न कि ये कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम मानसून की बात करेंगे, साउथ वेस्ट मानसून, इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन विंड जो है ये साउथ वेस्ट से आ रही है, न कि ये कहाँ जा रही है, नॉर्थ ईस्ट जा रही है, साउथ वेस्ट जा रही है, ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन जा रही है। सो याद रखने की बात यह है कि विंड्स आर ऑलवेज नेम्ड फ्रॉम द प्लेस और डायरेक्शन ऑफ देयर ऑरिजिन, ठीक है। अब ये जो सारे कंसेप्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, इन कंसेप्ट्स को हम जो है अब अप्लाई करने वाले हैं उस डायग्राम पे, उस फिगर पे जिस पे हमने प्रेशर बेल्ट जो है डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो ये रही वो डायग्राम। अब हम इन कंसेप्ट्स को जो है अप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखो,
सबको पता है कि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका मतलब क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, ये लो होगा। दैट इज़ वाई इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सिंपल सा कंसेप्ट है। इसी तरह पोल्स पे जो है कोल्ड होती है, सर्दी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है। टेम्परेचर यहाँ पे अगर कम है उसका मतलब प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। दैट इज़ वाई पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, दैट इज़ वाई पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। इसके बाद मिड लैटिट्यूड जिसको हम कहते हैं, ये वाला बेल्ट जो 25 डिग्री टू 35 डिग्रीज होता है, नॉर्थ में नॉर्थ होगा तो इसी तरह साउथ में साउथ होगा। इस वाले बेल्ट में जो है ये पहले तीन जो बेल्ट हमने पढ़े, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या पोलर हाई एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्थ और साउथ में, तो ये थर्मल कंडीशन की वजह से जो है हाई और लो बन गए। थर्मल मीन्स अपने टेम्परेचर ज़्यादा या कम होने की वजह से जो है हाई प्रेशर सेंटर या लो प्रेशर सेंटर बन गए। और ये जो ये दो प्रेशर बेल्ट्स है ये कैसे जो है लो प्रेशर सेंटर्स जो है हाई प्रेशर सेंटर्स बन गए या लो प्रेशर सेंटर्स बन गए, ये सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट या मिड लैटिट्यूड लो प्रेशर बेल्ट, ये कैसे ये बन गए वो भी हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो ये जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, हम इसको एक फ्लैट सरफेस पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर खुद ब खुद कम होगा। टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो एयर जो है वार्म होता है, इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो जो है मूव करते हैं, वो पार्टिकल्स जो है मोशन में आ जाते हैं, वो मूव करते हैं ऊपर की तरफ, और वार्म एयर जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसका मतलब है जो एयर कॉलम का प्रेशर जो है सरफेस पे ज़्यादा होगा। जितना ये एयर ऊपर ऊपर जाएगा उसका मतलब है कि प्रेशर दबाव जो है कम कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको सिंपली याद रखना है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि जितना ये ऊपर जाएंगे इस हवा एयर कॉलम को पार करते जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, उसका मतलब कि प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता, दबाव जो है इनमें आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, ठीक है। तो ये अगर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गया, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ से वार्म एयर ने राइज करना स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने पहले बताया वार्म एयर जो है राइज करता है, ठीक है। अब जब ऊपर जाके ये जो है कूल डाउन होता है, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, ये कूल डाउन हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ठीक है। अपनी ड्राइनेस की वजह से अब ये वापस आ जाता है, लेकिन नीचे से और विंड्स आ रही है इसलिए ये जो है नीचे नहीं आ सकता, ये डिफ्लेक्ट होता है नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, ठीक है। जो नॉर्थ में होगा वही साउथ में भी बिल्कुल हूबहू वैसा ही होगा। तो जब ये विंड्स डिफ्लेक्ट करते हैं तो एक टाइम पे जो है ऐसा आता है कि जब इनमें जो है टेम्परेचर जो है काफ़ी डाउन होता है, इसमें रास्ते में जो इनके मॉइस्चर जो है एक्यूमुलेट होता है इन पे, तो उस मॉइस्चर की वजह से ये भारी बन जाते हैं और ये सिंक करने लगते हैं, क्योंकि कोल्ड एयर है, सिंक करने लगता है, ये सिंक करने लगता है। समझने की कोशिश करो, ये सिंक करने लगता है, और जहाँ पे ये सिंक करता है उसका मतलब मैंने पहले ही बताया कि कोल्ड एयर सिंक करता है। जब ये सिंक करेगा दैट मीन्स ये कोल्ड एयर है, टेम्परेचर इसमें कम होगा लेकिन प्रेशर इसमें ज़्यादा होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये अपने टेम्परेचर की वजह से हाई प्रेशर या लो प्रेशर सर नहीं बन गया, बल्कि सिंकिंग एयर की वजह से जो है हवा जो इस पर मानो दबाव जैसे पड़ गया इस पर, तो हवा जो है ऊपर से भारी भारी हवा है, कोल्ड एयर है, वो नीचे नीचे जाती है, जो है नीचे नीचे जाने पर जो है प्रेशर इसमें ज़्यादा जो है डेवलप होता है, तभी हम इसको हाई प्रेशर सेंटर कहते हैं। तो जब ये एयर जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे जब एयर राइज करता है तो यहाँ पे जो है लो प्रेशर सेंटर होता है, तो यहाँ से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है ये हवा जो ऊपर चली जाती है इसकी जगह लेने के लिए यहाँ से हवा जो आती है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक सेल जैसे बनती है, एक सर्कुलेशन जैसे बनती है, तभी हम ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स को हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये हवा है ये यहाँ से जाके वापस आ गई, तो फिर ये ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। तो इन सेल्स को हम अलग अलग नाम से फिर जानते हैं। तो पहली सेल में हेडली सेल, फिर दूसरी सेल में वो फेरल सेल, फिर पोलर सेल, वो सब जो है अभी आपके लिए जानना ज़रूरी है। सिंपली यहाँ पे याद रखना है कि एयर जो वार्म था राइज कर गया, राइज जो हो गया तो ऊपर जाते जाते ठंडा हो गया, अब नीचे आता लेकिन नीचे से और एयर कॉलम राइज होता है तो वो नीचे नहीं आ सकता, तो ये डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन की वजह से ये अपने साथ मॉइस्चर ले लाता है, कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा इतना हो जाता है कि ये सिंक करने लगता है। जहाँ पे ये सिंक करने लगता है वो ये बेल्ट होता है 25 टू 35 डिग्री नॉर्थ। जो नॉर्थ में होगा वही सब कुछ साउथ में भी होगा, ठीक है। तो जहाँ पे ये सिंक करते हैं वो एयर के सिंक होने की वजह से हाई प्रेशर सेंटर बन गया, क्योंकि टेम्परेचर जो है उसमें कम होगा और प्रेशर जो है उसमें ज़्यादा होगा।
रटा याद नहीं करना है, रटा नहीं करना है, सिंपल कंसेप्ट को समझना है कि कैसे जो है सिंकिंग एयर जो है वो हाई प्रेशर सेंटर बनाता है। क्योंकि हमने पहली वाली सिचुएशन में जब पढ़ा कि वार्म एयर राइज होता है तो अर्थ की सरफेस से दूर जाने लगता है, तो एटमॉस्फेयर को पार करने लगता है, इस हवा के कॉलम को पार करने लगता है, ऊपर ऊपर तक वो प्रेशर जो है लो फील करेगा। लेकिन उसका अपोजिट बिल्कुल यहाँ पे होगा, तभी यहाँ पे जो है हाई प्रेशर सेंटर बनता है, जिसको हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या मिड लैटिट्यूडनल जो है हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं, या कभी कभी इनको हम हॉर्स लैटिट्यूड्स के नाम से भी जानते हैं। अभी हाई प्रेशर सेल्ट बन गया हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर की वजह से कहा जाता है कि जो सेलर्स थे उनके जो है शिप्स में कभी कभी ये जो हॉर्सेस वगैरह भी हुआ करते थे, लेकिन हाई प्रेशर सेंटर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से उनके शिप्स जो थे वो मूव नहीं हो पाते थे, वो मूव नहीं कर पाते थे, ठीक है, क्योंकि उन पर दबाव रहता था, तो वो शिप जो है मूव नहीं कर पाते थे। और उनको लगता था कि ये शायद इन घोड़ों के वजन की वजह से होता है, तो वो ये घोड़े जो है वो उनको समंदर में फेंकते थे। तब इनको हम हॉर्स लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं कि ये वही लैटिट्यूड्स है जो अपने हाई प्रेशर सेंटर की वजह से जो है जाने जाते हैं, ठीक है। तो कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट आर हॉर्स लैटिट्यूड्स, सो इट इज़ नथिंग, बल्कि ये सिर्फ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है उसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, या मिड लैटिट्यूडनल, मतलब ये लैटिट्यूड जो है उनके मिडल में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमने इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का सफ़र जो है तय किया। उसके बाद ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ आते हैं। तो इसमें जो सिंकिंग एयर होता है जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, ठीक है। इसके साथ ही में एक प्रेशर बेल्ट होता है जिसको हम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि पोल्स पे अगर ठंड ज़्यादा थी तो तभी ये हाई प्रेशर सेल बन गए जो, या लो प्रेशर जो है बन गए, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जो बन गया। तो ऐसा क्या होता है इस सब पोलर में, ये तो ना थर्मल कंडीशन की वजह से या टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से लो प्रेशर सेंटर बन गया। तो इसमें क्या होता होगा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसमें ये सब हो गया। मैं समझाता हूँ कैसे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब कि अर्थ की रोटेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जो चीज़ों को मजबूर करता है अपने साथ उड़ने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, जब गाड़ी कहीं पे फंसती है, टायर कहीं कीचड़ में फंसता है, तो जब टायर ज़्यादा मूव करने लगता है तो वो कीचड़ जो है वो बाहर की तरफ जो है खिसकने लगती है, बाहर की तरफ जो है जाने लगती है स्पीड के साथ। उसी तरह जब अर्थ रोटेट करती है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वहाँ पे जो सपोलर लो प्रेशर सेल बेल्ट में, उसका मतलब है कि वहाँ पे एयर जो है राइज करेगा, तो वो इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है, रोटेशन की वजह से होता है कि वहाँ पे एयर जो है राइज करने लगता है, खिसकने लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और उसमें क्या होता है कि उसमें फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, उसमें फिर जो है फिर से क्या है कि ये विंड जो है ऊपर उड़ने लगती है, ये विंड जो है ऊपर जाती है। तो उसमें भी वही होता है, जो ऊपर जाके ये जो है ठंडी हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर ये यहाँ की तरफ उड़ने लगती है और ये यहाँ की तरफ जाने लगती है। ये यहाँ पे फिर से सिंक जो है सिंक करेगी यहाँ से। तो पहले ऑलरेडी जो है इक्वेटर से आने वाली जो है एयर कॉलम है वो सिंक होता है, तभी हाई प्रेशर सेल बन गया। तो ओवरऑल ये सर्कुलेशन कंप्लीट करता है यहाँ से यहाँ की तरफ और यहाँ से यहाँ की तरफ। ये जो यहाँ पे या यहाँ पे जब लो प्रेशर सेंटर बन गया, यहाँ पे हाई प्रेशर सेंटर बन गया, ये हवा जब ऊपर उड़ेगी तो यहाँ से ये हवा यहाँ इसकी जगह लेना चाहिए, वो लेने जाती है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब जो है एयर चलती है उसी को विंड कहते हैं। तो ये यहाँ पे और एक सेल कंप्लीट करता है, सर्कुलेशन कंप्लीट करता है। ग्लोबल प्रेशर बेल्ट जो है इट इज़ ऑल अबाउट द सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। कोई किसी कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप सिर्फ डायग्राम को समझो, प्रोसेस को समझो, छोटी छोटी बातों को समझो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसमें एयर जो है वो खिसकता है, ज़मीन से दूर चला जाता है, जिसकी वजह से जो एयर जो है ये राइज करता है। तो राइज एयर जो है करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे लो प्रेशर सेंटर बन गया, क्योंकि एयर जो है ऊपर की तरफ जो है उड़ने लगती है। ऊपर जाके फिर से वही ट्रोपोस्फीयर तक पहुँचते पहुँचते इसको क्या होता है, तो कोल्ड बन जाती है, तो वो नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि नीचे से जो है एयर कॉलम राइज हो रहा है। तो ये दाएं बाएं अपने राइट और लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये यहाँ से अपनी सेल कंप्लीट करता है और ये जो लो प्रेशर बेल्ट जो है ये जाके यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर सेल जो है वहाँ पे सिंक करता है। एक तो ये अपने ऑलरेडी टेम्परेचर की वजह से हाई प्रेशर सेल था, ऊपर से यहाँ से विंड्स और इस पे जो है सिंक होती है, वो जो है कोल्ड एयर सिंक होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हाई प्रेशर सेंटर जो बन गया। तो ये भी एक सेल जो है कंप्लीट कर देता है। तो जो सेल
इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से मिड लैटिट्यूड या हॉर्स लैटिट्यूड तक जो सेल बनते हैं उसको हम हेडली सेल के नाम से जानते हैं। जो सेल फिर हाई प्रेशर बेल्ट या हॉर्स लैटिट्यूड से सब पोलर लो की तरह बनते हैं उसको हम फेरल सेल कहते हैं, ठीक है। और जो फिर हाई सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से लेकर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में सेल बनती है, यानी कि सर्कुलेशन जो एक जो है सेल बनाता है, तो उसको हम पोलर सेल कहते हैं। कि पोलर मीन पोल्स के नज़दीक, फेरल मीन बीच में, और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से जो हॉर्स लैटिट्यूड्स तक जो होते हैं उसको हम हेडली सेल के नाम से जानते हैं। सिंपली दीज आर द सेल्स बेस्ड ऑन द सर्कुलेशन ऑफ विंड्स या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से होता है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। फिर से मैं थोड़ा बहुत जो है रिकेप करना चाहूँगा कि यहाँ से जो इक्वेटर से जो वार्म एयर की वजह से जो है लो प्रेशर सेंटर बनता है, उसकी वजह से ये यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड्स में सिंक होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर सेंटर बनता है। और यहाँ इस सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में वार्म एयर राइज होता है, तो ये यहाँ पे सिंक करता है, ओवरऑल सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। इसी को हम हेडली सेल कहते हैं। इस वाली सेल को हम फेरल सेल कहते हैं। तो यहाँ से ये इसने भी अपनी सर्कुलेशन कंप्लीट की, इसने भी अपनी सर्कुलेशन कंप्लीट की, और फिर लास्ट में पोलर हाई प्रेशर बेल्ट हो गया, जो सिंकिंग एयर की वजह से हाई प्रेशर बन गया, और या टेम्परेचर कम होने की वजह से जो है हाई प्रेशर सेंटर बन गया, जिसको हम पोलर सेल कहते हैं। कि इस वाली लोकेशन से इस वाली लोकेशन तक जो सेल बनी उसको पोलर सेल के नाम से हम जानते हैं। तो इतना ही था कि सर्कुलेशन जो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन या ग्लोबल प्रेशर बेल्ट जो है, इनके बारे में इतना ही था कि ये हाई प्रेशर सेंटर कैसे बन गए, लो प्रेशर सेंटर कैसे बन गए, और जो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है वही सब कुछ साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। यानी कि अगर इक्वेटर से हमने जब ने बात की कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गया, तो जहाँ यहाँ विंग्स जो है दो निकली ऊपर, एक यहाँ की तरफ नॉर्थ की तरफ चली गई, एक साउथ की तरफ चली गई, और जो प्रोसेस जो है ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हो गया, ये इसी तरह सब पोलर लो प्रेशर हो गया, इसी तरह पोलर हाई, यही सब कुछ जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। वहाँ पे भी इन सेल्स को ऐसे ही नाम दिया जाता है, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। तो ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विंड्स की हम बात करेंगे कि विंड्स क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर विंड्स। विंड्स जो होते हैं दे सिंपली आर एयर इन मोशन। जब एयर मोशन में होगा विद स्पीड एंड डायरेक्शन, कि जब एयर जो है मूव करेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, विंड्स हमेशा जो है एयर जो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है मूव करता है, ना कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर। तो जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सेंटर जो है विंड जो है हमेशा मूव करती है, और स्पीड के साथ और डायरेक्शन के साथ। विंड की स्पीड को हम एनीमोमीटर से मेजर करते हैं, और विंड की डायरेक्शन को हम जो है विंड वेन के नाम से जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसको, उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन जो है हम जो है पता करते हैं। स्पीड एनीमोमीटर से और डायरेक्शन को विंड वेन से हम जो है मेजर करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो सिंपली एयर इन मोशन या मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड फ्रॉम लो प्रेशर टू फ्रॉम हाई प्रेशर सेंटर टू लो प्रेशर सेंटर जो है विंड्स मूव करती हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं विंड्स के जो है टाइप्स पढ़ते हैं, कौन कौन से। प्राइमरी विंड्स या प्लानिटरी विंड्स, सेकेंडरी विंड्स और पीरियोडिक विंड्स, टेरिशरी विंड्स और लोकल विंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के बाद आपको फिर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इन विंड्स के रिलेटेड। ठीक है, तो पहले टॉपिक को जो है पहले टाइप को डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर प्राइमरी विंड्स एंड प्लानिटरी विंड्स। तो प्लानिटरी विंड्स वो होते हैं जो है अपने परमानेंट ट्रैक पे जो है ब्लो करते हैं, उनको हम या जो ओशंस और कॉन्टिनेंट्स पे ब्लो करते हैं, लार्ज स्केल पे ब्लो करते हैं, उनको हम परमानेंट विंड्स के नाम से जानते हैं। इन परमानेंट विंड्स के फिर अलग अलग नाम है, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज। तो ट्रेड विंड जो है तो ये वो विंड्स हैं जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो है ब्लो करते हैं। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पे लो प्रेशर बेल्ट हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, प्रेशर उसकी वजह से कम हो गया। ठीक है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सेंटर की वजह से ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो है मूव करते हैं। ठीक है, तो इनमें फिर अपने अपने टाइप से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड्स, ये मैं फिर से उस डायग्राम पे मैं जाऊंगा, वहाँ पे समझाऊंगा कि वो एरोज जो हैं, अब हम उन एरोज पे आएंगे कि कोई इधर कैसे गिरा, कोई इधर कैसे, उनकी डायरेक्शन कैसे अलग अलग है। इसी तरह ट्रेड विंड्स का जो कहीं से भी कनेक्शन जो है वो ट्रेड के साथ नहीं है। इनफैक्ट ट्रेड का मतलब है ट्रैक, वो विंड जो एक पर्टिकुलर ट्रैक पे ब्लो करते हैं उन्हीं को हम ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है
वेस्टर्लीज की बात करेंगे। वेस्टर्लीज मतलब जो वेस्ट से ऑरिजिन जिनसे होता होगा, वेस्ट से आने वाली, उनको वेस्टर्लीज कहते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया कि विंड्स को हमेशा नाम दिया जाता है कहाँ से, जहाँ से वो आती है। तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो है ब्लो करती हैं। आप इन तीनों विंड्स में देखोगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो, बिकॉज विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर सेंटर टू लो प्रेशर सेंटर। उसका मतलब ये हो गया कि इन विंड्स को फिर अलग अलग नाम दिया जाता है। कैसे नाम देंगे? डायरेक्शन के हिसाब से, ऑरिजिन के हिसाब से। तो इसी में वेस्टर्लीज में साउथ वेस्टर्लीज, नॉर्थ वेस्टर्लीज, इसी तरह पोलर ईस्टर्लीज जिनको हम कहेंगे, जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से लो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरह ब्लो करेंगे, उनको हम पोलर ईस्टर्लीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उस फिगर पे हम वापस जाते हैं। ठीक है, वापस इस फिगर पे जाएंगे। देखिए क्या होता है। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गया। ठीक है, ये यहाँ से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो विंड्स है इनको यहाँ से यहाँ जाना था, इनको यहाँ से यहाँ जाना था। ठीक है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स और फेरेज लॉ की वजह से ये डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, कैसे डिफ्लेक्ट होंगे? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, लेट अस सपोज ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये विंड्स अपने राइट की तरफ, अब वो कैसे ये आप करोगे, वो अपने जो है रीजनिंग वगैरह में बताते हैं कि ये अगर विंड की डायरेक्शन है, इसका राइट ये हो गया, इसका लेफ्ट ये हो गया। विंड की डायरेक्शन का लेफ्ट राइट देखना है, हमारा लेफ्ट राइट नहीं देखना है। विंड्स जो है उनको एरो बनाना है, एरो के राइट साइड से ये हो गया और एरो का लेफ्ट साइड ये हो गया। ठीक है, तो उसका मतलब ये हो गया कि ये विंड जो है इनको यहाँ से यहाँ आना था, सिंपल सा रास्ता था। लेकिन कोरियोलिस फोर्स और फेरेल्स लॉ की वजह से ये विंड जो है यहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट हो, इनकी डायरेक्शन ऐसे आ गई है, ऐसी डायरेक्शन है। ठीक है, अब साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या करना था, इनको यहाँ से यहाँ जाना था ये, लेकिन ये अपने लेफ्ट की तरफ जो है मुड़ गए। ये डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन नहीं है, ये वाली डायरेक्शन है। ये यहाँ की तरफ मुड़ गए, ये यहाँ की तरफ मुड़ गए, बिकॉज ड्यू टू फेरेल्स लॉ winds deflect towards their right in northern hemisphere and towards their left in southern hemisphere। यही वो जो है जिनमें एरोज की बात कर रहा था। अब हम देखेंगे इनका नाम। इनको ईस्टर्लीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन से इनका ऑरिजिन हुआ। इनको वेस्टर्लीज क्यों कहते हैं? क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन, या ईस्टर्लीज जो है इनको भी ईस्टर्लीज कहते हैं क्योंकि ईस्ट से इनका ऑरिजिन होता है। ठीक है, रटा नहीं याद रखना है, सिंपल जो है कंसेप्ट से याद रखने हैं। और इनको हम जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से हाई प्रेशर जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ बढ़ते हैं, उनको हम जो है ट्रेड विंड्स कहते हैं। ठीक है, उनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। ठीक है, अब इनमें जो है डायरेक्शन किस हिसाब देंगे? नॉर्थ ईस्ट जो है ट्रेड, साउथ ईस्ट ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल अब हम इस वाली डायरेक्शन की बात करेंगे, यानी कि ये आपको क्या लगता है कौन सी डायरेक्शन है? यहाँ से अगर हम देखेंगे, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो ये इस वाली डायरेक्शन में जो है ब्लो करते हैं, इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है, तभी इसका जो है नॉर्थ ईस्ट नाम पड़ गया, दैट मीन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इसी तरह इनकी जो डायरेक्शन है वो इस वाली डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये जो इस डायरेक्शन में ब्लो करती हैं, तभी इनको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट नहीं कहेंगे, बिकॉज विंड्स को नाम नहीं दिया जाता है वहाँ जहाँ इनको जाना है, बल्कि जहाँ से ये निकली है, तभी इनको जो है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्लीज की बात करेंगे कि वो विंड जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से मूव करती है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे। ठीक है, ये हाई प्रेशर बेल्ट हो गया, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हो गया। तो इनको जाना था यहाँ से यहाँ। ठीक है, इनको जाना था यहाँ से यहाँ, लेकिन कोरियोलिस फोर्स अगेन फेरेल्स लॉ की वजह से ये अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, अगर यही साउदर्न हेमिस्फीयर में होते तो जो है ये यहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट होते, अपने लेफ्ट की तरफ। लेकिन चूंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो ये अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, तभी ये डायरेक्शन जो है यहाँ पे इस तरह दिखाई गई है। इनको हम जो है वेस्टर्लीज कहते हैं। अब इनके भी अलग अलग नाम हैं। वो कैसे?
साउथ वेस्टर्लीज एंड नॉर्थ वेस्टर्लीज। ये डायरेक्शन जो है खुद ही बताइए कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये साउथ वेस्टर्लीज हो गए। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में इनका देखिए इनकी क्या डायरेक्शन होती है, इनकी ये डायरेक्शन होती है, क्योंकि इनको यहाँ से यहाँ आना था, लेकिन डिफ्लेक्शन की वजह से ये यहाँ लेफ्ट की तरफ मुड़ गई, तभी इनकी डायरेक्शन ये बन गई। फिर इनको क्या नाम देंगे, अगेन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इस डायरेक्शन में ब्लो होंगी तो इनको हम नॉर्थ जो है ईस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्टर्लीज कहेंगे, ठीक है। अब इसी तरह पोलर जो है ईस्टर्लीज की बात करेंगे, जो ईस्ट डायरेक्शन में ब्लो करते हैं। फॉर एग्जांपल अब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से निकलने वाले सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ सफ़र तय करने वाले विंड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगेन इनको यहाँ से यहाँ जाना था, लेकिन ये टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट हो गई, तभी इनकी डायरेक्शन ऐसी है। और उसका अपोजिट बिल्कुल साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, तभी वहाँ इनकी डायरेक्शन ऐसे होती है। तो उनको अलग वहाँ से नाम दिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट जो है ईस्टर्लीज, इसी तरह साउथ ईस्ट ईस्टर्लीज। तो अब ये याद रखोगे कि अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये जो एरोज़ हैं कोई ऐसे क्यों रहा है, किसी की डायरेक्शन ये क्यों है, किसी डायरेक्शन की ये क्यों है, किसी की डायरेक्शन ये क्यों है। तो आई होप इतना आपको जो है समझ आया होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सेकेंडरी विंड्स की तरफ जो है उनको डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी विंड्स क्या होती हैं या पीरियडिक विंड्स। ये वो विंड्स हैं जो क्या करती हैं, जो सीजनल होती हैं, ठीक है। पीरियडिक विंड्स होती हैं यानी कि किसी खास टाइम पे चलती हैं। इनमें मानसून दैट चेंज द डायरेक्शन विद द चेंज इन सीजन, यानी इंडियन मानसून वो हम इंडिया वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपली यहाँ पे याद रखेंगे कि सीजन के साथ साथ विंड जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। अगर एक सीजन में इस डायरेक्शन में ब्लो करती हैं तो दूसरे सीजन में इस वाली डायरेक्शन में ब्लो करती हैं, तब इनको मानसून विंड्स कहते हैं। सो एक्चुअली दे आर पीरियडिक विंड्स, क्योंकि साल के किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये ब्लो करती है। उसके बाद लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ये कौन से विंड्स होते हैं, दैट ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड एंड लैंड टू सी, जो सी टू लैंड या तो जाएंगे या लैंड टू सी जाएंगे। अब इनको हम थोड़ा बहुत जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लैंड ब्रीज जो हो गई, पहले ही आपको ये जो है कंसेप्ट आना चाहिए कि लैंड ब्रीज का मतलब है कि वो विंड्स जो लैंड से बहती हैं, लैंड से अपना सफ़र स्टार्ट करती है, ठीक है। तो होता क्या है, स्पीकर को देखिए कि दिन का टाइम है, दिन का टाइम है, सन की रोशनी जो है पानी पे भी पड़ती है, लैंड पे भी पड़ती है। लैंड की प्रॉपर्टी ये है कि ये जल्दी जल्दी गर्म होती है और जल्दी जल्दी ठंडी भी होती है। सी की प्रॉपर्टी या वाटर की प्रॉपर्टी ये है कि ये आराम से जो है गर्म होती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है गर्म भी होती है और आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन भी होती है। उसका मतलब है कि अगर और जल्दी जल्दी गर्म होती है तो इस पर टेम्परेचर क्या होगा, इस पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द वाटर, और प्रेशर जो इस पर कम होगा। अब जब इस पर प्रेशर कम होगा, इसका मतलब ये कि लो प्रेशर सेंटर बन गया लैंड पे, और एज़ कम्पेयर टू दिस सी पे, सी सरफेस जो है, वाटर सरफेस जो है उस पर हाई प्रेशर बन गया, लैंड पे लो प्रेशर सेंटर बन गया जो है, और जो है सी पे हाई प्रेशर सेंटर बन गया। तो ये अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सी टू लैंड, यानी कि डे टाइम पे सी ब्रीज चलेगी। क्यों सी ब्रीज चलेगी, कंसेप्ट आपके सामने है कि दिन में ज़्यादा गर्मी होती है, सन की रेज जब अर्थ पे पड़ती है, लैंड सरफेस पे पड़ती है तो वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, वाटर जो है आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जाता है, तो लैंड जो है टेम्परेचर ज़्यादा बन जाता है, प्रेशर कम बन जाता है, और एज़ कम्पेयर टू दैट वाटर सरफेस जो है वो जो है आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती है, एज़ कम्पेयर टू लैंड सरफेस उसका टेम्परेचर जो है कम होगा लेकिन प्रेशर ज़्यादा होगा। तो विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सेंटर। तो दिन के टाइम पे सी ब्रीज चलेगी, क्योंकि ये जो सफ़र अपना तय करती है सी ब्रीज, यानी कि सी से निकलने वाली जो विंड है। और इसका अपोजिट फिर रात में होगा, नाइट टाइम में क्या होगा कि नाइट टाइम में जो है और जो है बिल्कुल जल्दी जल्दी कूल हो गई। कूल मीन्स टेम्परेचर इसमें जो है बिल्कुल कम पाया जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाटर सरफेस। उसका मतलब है कि प्रेशर जो है इसमें ज़्यादा होगा, बिल्कुल अपोजिट जो डे टाइम पे होगा। और उसका अपोजिट जो है वाटर सरफेस पे होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है लो प्रेशर सेंटर होगा। तो इस टाइम पे एज़ कम्पेयर टू डे लैंड सरफेस पे हाई प्रेशर सेंटर बन गया और वाटर सरफेस पे लो प्रेशर सेंटर बन गया। दैट मीन्स रात के टाइम पे विंड जो है ये ब्लो करेंगी फ्रॉम लैंड टू सी, और तभी हम इसको लैंड ब्रीज जो है कह सकते हैं। अब खुद ही आप समझ लेना कि लैंड ब्रीज दिन में होगी, सी ब्रीज कब होगी, लैंड ब्रीज दिन में होगी कि रात में होगी, सी ब्रीज दिन में होगी कि रात में होगी। कभी कभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है कि सपोज दिन का टाइम है और कोई ऑब्जर्वर जो है
वो यहाँ पे बैठा है जो है सी फेसिंग, यानी कि उसका मुंह जो है वाटर सरफेस की तरफ है। अब आप बताइए कि दिन के टाइम पे उसके बैक साइड से विंड आएगी या उसके फ्रंट साइड से जो है विंड आएगी। उसके बैक साइड से कहने का मतलब है कि क्या वो लैंड ब्रीज होगी या चाहे वो सी ब्रीज होगी। कंसेप्ट वही है कि दिन में क्या होगा या शाम के टाइम पे क्या हो गया। ये कंसेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसके मिलता जुलता कंसेप्ट जो है वो माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज का है कि माउंटेन जो होते हैं नीचे वैलीज जो होती हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है कम होता है हाइट की वजह से। यहाँ पे फिर हाई प्रेशर सेंटर होता है और दिन के टाइम पे, और यहाँ पे लो प्रेशर सेंटर होता है। तो विंड्स यहाँ से यहाँ आती हैं, उनको हम माउंटेन ब्रीज कहते हैं। जब विंड्स यहाँ से ऊपर जाएंगी तो उनको हम वैली ब्रीज कहते हैं। बिल्कुल लैंड ब्रीज और सी ब्रीज से मिलता जुलता कंसेप्ट है। और एक्चुअली जो में मानसून जो है ये भी यही डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से होता है कि लैंड सरफेस अलग से हीट होती है, वाटर सरफेस अलग से हीट होती है। तो मानसून भी एक्चुअल में यही जो है डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से होते हैं। अब लैंड ब्रीज सी ब्रीज लोकली होते हैं और मानसून जो है वो लार्ज स्केल पे होते हैं, लेकिन कंसेप्ट वही एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में। और सबसे लास्ट में हम टेरिशरी विंड्स और लोकल विंड्स को जो है डिस्कस करने वाले हैं कि टेरिशरी विंड ये वो विंड्स होते हैं जो एक लिमिटेड एरिया में ब्लो करते हैं। फॉर एग्जांपल लू इंडिया में आपने सुना होगा, या चिनूक, हरमटन आपने बुक्स में देखा भी होगा कि ये विंड्स का नाम सुनते ही आपको डर लगता होगा कि आखिर ये विंड्स क्या है। कुछ भी नहीं है, बल्कि कुछ एरियाज़ के जो है लोकल विंड्स है उनको लोकल जो है नाम दिया गया है। इंडिया में लू कहते हैं, चिनूक हम अल्प्स वगैरह में कहते हैं। इसी तरह हरमटन जो है कहीं से नाम दिया गया है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में किसी जगह पे। तो ये इनका नाम सिंपली जो है इस बुनियाद पे रखा गया है कि ये लोकली जो है ब्लो करते हैं। तो विंड्स पे बात याद आ गई कि लोकल विंड्स पे जो है उस पे हम जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अक्सर हम विंटर में बात जो है बार बार सुनते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच हो रही है कश्मीर की तरफ। तो ठीक है, ये सिंपली क्या है मैंने पहले ही बता दिया, आपको आइडिया आना चाहिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब वेस्ट से आने वाली। तभी अगर हम JNK की बात करेंगे, ये हमारा JNK हो गया, तो उसका मतलब है कि ये वो विंड्स है जो वेस्ट से आती हैं, जो वेस्ट की तरफ आती हैं, तभी हम इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये एक्चुअल में ये मेडिटेरियन सी और उसके आसपास के एरिया से आती हैं, अपने साथ ढेर सारा मॉइस्चर जो है लाती हैं। फिर इनके आगे जो है हिमालयाज़ आ जाते हैं और हिमालयाज़ उनको मोर और लेस कश्मीर या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ जो है डिफ्लेक्ट करते हैं। और इसी विंड डायरेक्शन की वो स्पीड देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं लीगल मेट्रोलॉजी वाले, तो या ये जो प्रिडिक्शन देने वाले सोनम लोटा साहब, तो उसकी वो डायरेक्शन, स्पीड जो है, क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर वगैरह जो है, इसको देखते हुए ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि इस विंड की स्पीड के हिसाब से ये कश्मीर में है, ये हमारे एरिया में 4 दिन 2 दिन 5 दिन के बाद आएगी, और बर्फबारी ज़्यादा होगी, रेनफॉल ज़्यादा होगी या कम होगी, वो इसकी क्वांटिटी से हम ये वो देख पाते हैं। अदरवाइज़ उनके पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, वो तो वो जो है पेशेंट को इस हिसाब से करते हैं, तो जो है सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से वो पेशेंट गोई नहीं करते, वो सिंपली कंप्यूटर मैकेनिज्म की वजह से एनालिसिस डेटा को करते हैं कि विंड जो अप्रोच हो रही है कितनी देर में यहाँ आने वाली है, उसी के हिसाब से वो जो है प्रेडिक्शन देते हैं। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरियन सी से आने वाली जो है विंड्स होती है, जो इंडिया में जो आती है विंटर्स में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और जाते जाते फटाफट से एक रिवीजन करते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या जाना। सबसे पहले हमने प्रेशर के बारे में जाना कि प्रेशर बेल्ट्स के बारे में हमने ये जाना कि 7 प्रेशर बेल्ट्स है जो है अर्थ में डिवाइड किया गया है। उसमें उनमें से 3 जो हैं वो थर्मल वाले हैं, यानी कि जिनको टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने की वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो है बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने इन प्रेशर बेल्ट्स की जो लोकेशन और इनके जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है उनके बारे में जो है डिस्कस किया। तो उसके बाद हमने कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स पढ़े, जिनमें क्या आता है, ये कोरियोलिस फोर्स आता है, फेरेल्स लॉ आता है। ये छोटे मोटे कंसेप्ट्स हमने फिर अप्लाई किए, जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होती है या जो ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स है उनको समझने में हमने अप्लाई किया। और लास्ट में हमने विंड्स टाइप्स देखे कि उनमें से किन विंड्स को ट्रेड्स कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं, किन को प्लानिटरी विंड्स कहते हैं, लोकल विंड्स क्या होती हैं, टेरिशरी विंड्स क्या होती हैं। तो ये सब हमने आज के लेक्चर में जाना। तो आई होप कि आज के बाद आपको जो है ग्लोबल प्रेशर बेल्ट से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन या विंड्स के रिलेटेड जो है कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो अगर फिर भी हुआ कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कि आपको अगर इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड जो है डाउट्स या कन्फ्यूजन होंगे तो वो मेंशन कर दीजिए। तो एज आई ऑलरेडी सेड कि उन डाउट्स को फिर मैं जो है लास्ट में जो है फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।